मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को संस्कृत साहित्य के विषय में कुछ सामग्री प्रदान कर रहा हूँ, जो कि मुख्य रूप से बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अपेक्षित है। परंतु जो विद्यार्थी अन्य कक्षाओं में प्रमोट हो गए हैं उनके लिए भी ये नितांत रूप से उपयोगी होगा। आज मुख्य रूप से मैं नाटक पर चर्चा करूंगा कि संस्कृत में नाटक क्या होता है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक का क्या लक्षण है। इन समस्त बातों पर आज मैं परिचर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात यह आई कि नाटक क्या है। ठीक है, तो इसके विषय में आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपक नामक ग्रंथ में लिखा है अवस्थानुकृति नाट्यम। क्या लिखा है? अवस्थानुकृति नाट्यम, ये लिखा हुआ है कि अवस्थानुकृति नाट्यम, ये ना है अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। क्या? अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। आप समझने की बात यहाँ यह है कि अवस्था का अनुकरण है। अनुकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है भाषा विज्ञान का। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। जैसे राम, दुष्यंत इत्यादि पात्रों की अवस्था का अनुकरण करना ही क्या है? नाट्य है। इसको नाट्य इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में नटों के द्वारा इसका अभिनय किया जाता था, इसलिए इसको नाट्य कहा गया। बात समझ में आई? नट एक विशेष प्रकार की जाति थी जो मनोरंजन हेतु रामादि पात्रों का, दुष्यंत इत्यादि पात्रों का अनुकरण करता था और जनमानस में लोगों को मनोरंजन प्रदान करता था। अब अवस्था का अनुकरण करने के कारण इसको क्या कहा गया? नाट्य कहा गया। और इसको कहीं कहीं जो है दृश्य कहा गया। कारण क्या है? तो बोले रूपम दृश्यम तयोच्यते। रूपम दृश्य तयोच्यते, इसमें दृश्यता होने के कारण इसको रूप भी कहा जाए। देखा जाता है इसलिए इसको क्या कहा गया? रूप कहा गया। मतलब जो नाटक है उसमें मुख्य रूप से शब्द प्रधान ना होकर के वो दृश्य प्रधान होता है। ठीक है, तो वह दृश्य प्रधानता के कारण इसको रूप कहा गया। और इसी रूपात्म रूपकम, इसी रूप का है ना, रूपकम तत्समारूपात, ऐसे कर लें, ये हो जाएगा रूपकम तत्समारूपात। ये सारी बातें दशरूपक में लिखी हुई है आचार्य धनंजय। तो रूपकम तत्समारूपात, देखिए पहली बात तो दृश्यता के कारण इसको रूप कहा गया। और तत्समारूपात, तत् माने उसी रूप का ही, समारूपात आरोप होने के कारण इसको क्या कहा गया? रूपक कहा गया। बात आप समझ में आई? यहाँ समझने की बात यह है, इसको कहीं पर नाटक कहा गया और कहीं पर क्या कहा गया? रूपक कहा गया। और वास्तव में इसमें रूप का आरोप होता है। रूप का आरोप क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें राम, दुष्यंत, कृष्ण इत्यादि जो पात्र हैं, चाहे वो रामायण कालीन पात्र हो, महाभारत कालीन पात्र हैं, उनका अनुकरण करके उन्हीं के रूप जैसा स्वयं का रूप बना करके जनमानस को आनंदित करना, उनको मनोरंजन प्रदान करना, यही क्या है? रूपक है। क्यों रूपक कहा गया? क्योंकि इनमें रामादि पात्रों के रूप का क्या किया जाता है? नट इत्यादि में आरोप कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसके जो रूप का आरोप करके अभिनय किया गया उसको क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रूपक है इसके 10 भेद हैं। ठीक है, ये जो रूपक है इसके 10 भेद होते हैं। और वो 10 भेद कौन कौन है तो आप समझ लीजिएगा। उसके लिए एक बहुत अच्छी कारिका है आचार्य विश्वनाथ जी की है, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार
वेदांतवेद्या प्रहसनम इति रूपकाणिदस। मतलब एक कारिका उन्होंने लिखा, उसी कारिका में रूपक के 10 भेदों का उल्लेख कर दिया। पहला भेद नाटक, दूसरा प्रकरण नाटकम अथ प्रकरणम, तीसरा भाण, चौथा व्यायोग, नाटकम अथ प्रकरणम भाण, चौथा फिर व्यायोग, फिर यहाँ मृग, फिर अंक, फिर वीथी और फिर प्रहसन। इस तरह से रूपक के कितने भेद हो गए? 10 हो गए। तो नाटकम अथ प्रकरणम, भाण, व्यायोग, समवकार, फिर डिम, यहाँ मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। इस तरह से रूपक के कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। इनमें आपको इसके 10 भेदों को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको रूपक का जो पहला भेद है क्या, नाटक, उसके विषय में हम आज चर्चा चलाएंगे। क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में यह जो नाटक है उनमें से एक नाटक आपको पढ़ना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास प्रणीत है और उनका विश्व प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत का विश्व प्रसिद्ध नाटक जो है वह महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जिसमें कुल 7 अंक हैं। और राजा पुरवंशी राजा दुष्यंत और अप्सरा देवाप्सरा पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है। तो हमें आपको इसी नाटक के विषय में जानना है, नाटक के विषय में पढ़ना है। तो ये आप समझ गए कि सबसे पहली बात तो हो गई कि दृश्य काव्य के 2 भेद कर लीजिए। एक तो रूपक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, उपरूपक। तो जो रूपक होता है इसके 10 भेद और उपरूपक के कितने भेद होते हैं? 18। तो दृश्य काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। ठीक है, रूपक और उपरूपक। तो ये जो रूपक होता है इसी को कहीं कहीं जो है नाटिका के अंतर्गत भी रखा जाता है, परंतु रूपक में जो पहला भेद आता है वो नाटक है, फिर उसके बाद प्रकरण है, फिर भाण है ना, फिर नाटकम अथ प्रकरणम, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, यहाँ मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। ये इसके 10 भेद हैं। हमको आपको नाटक के विषय में समझना है। तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेगा कि नाटक किस काव्य के अंतर्गत आता है, दृश्य काव्य के अंतर्गत या श्रव्य काव्य के अंतर्गत? तो नाटक जो होता है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दृश्य काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला तो रूपक और दूसरा क्या होता है, उपरूपक। अब रूपक के कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद। और उपरूपक के कितने भेद होते हैं? 18 भेद। और ये जो रूपक में पहला भेद होता है वो क्या है, नाटक। और आप समझ लीजिएगा आज रूपक के तो वैसे 10 भेद होते हैं, लेकिन जो नाटक है वो इतना प्रचलित शब्द है और उसके बावजूद भी इसके लिए कहीं कहीं रूपक शब्द का ही प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि रूपक के अंतर्गत तो पूरे 10 आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आज संस्कृत में क्या है कि रूपक शब्द जो है नाटक के लिए ही अभिप्रेत हो गया है, एक प्रकार से प्रचलित हो गया है। अब बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चर्चा जो हमारी चलेगी वो नाटक पर चलेगी कि नाटक का क्या लक्षण होता है। ठीक है, नाटक में कितने अंग होते हैं, नाटक में क्या वर्णित होता है। ठीक है, नाटक की कथावस्तु किस प्रकार की होती है। ठीक है, नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, नाटक की कथा कैसे होती है, उसका कथावस्तु है ना किस प्रकार का होता है, कितने पात्र उसमें मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इस तरह के जो सारे प्रश्न हैं वो हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम आप नाटक के लक्षण पर विचार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने नाटक का जो लक्षण है उसको लिखा है, जो कि साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद की 7वें से 11वीं कारिका में उक्त है। उसमें सबसे पहले नाटक का जो लक्षण दिया गया है उस पर चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ महाकवि और आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने साहित्य दर्पण में जो कुछ लिखा है उसको जो कहते हुए मैंने आपके सम्मुख लिखा है उसको आप समझें, उसका अर्थ भी जानें। तो लिखा कि नाटकम ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसन्धि समन्वितं विलासदर्ध्यादि गुणवदयुक्तं नानाविभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूतिः नानारस निरन्तरं पंचादिकाः 10 परास्तत्राङ्काः परिकीर्तिताः प्रख्यातवंशो राजऋषिः धीरोदात्तः प्रतापवान् एकेव दिव्यो अथ दिव्य अदिव्यो या फिर
दिव्यो अत दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः एकेव भवेदङ्गी श्रृंगारो वीर एव वा अंगम अन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणे धुतः चत्वारः पञ्चवा मुख्याः कार्यः व्यापृतपुरुषाः गोपुच्छाग्रं समाग्रं तु बंधनम तस्य कीर्तितम। एक एक बात को अच्छे समझ लीजिए। बोले क्या कि नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्, नाटक का जो वृत्त होगा, जो उसका कथानक होना चाहिए वो ख्यात माने इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक की जो कथा वस्तु होनी चाहिए वो इतिहास प्रसिद्ध, महाभारत इत्यादि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें से लिया गया इस तरह का कथानक होना चाहिए। किसका? वृत्त माने कथानक, कथा वस्तु, इतिवृत्ति जो है वो नाटक की होनी चाहिए। तो एक प्रश्न आपसे पूछेगा नाटक की इतिवृत्ति किस प्रकार की होती है, तो नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्। वृत्त की बात आई, वृत्त माने इतिवृत्त, कथावस्तु जो होगी वो ख्यात माने क्या होगी? प्रख्यात होनी चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी बात पंचसंधि समन्वितम, और नाटक में 5 संधियाँ होती हैं। अगर पूछेगा नाटक में कुल कितनी संधियाँ पाई जाती हैं, तो नाटक में नाटकोपयोगी 5 संधियाँ होती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण, ये 5 संधियाँ जो है उनसे समन्वित होना चाहिए। किसको? नाटक। और फिर क्या बोले? विलास दर्ध्यादि गुणवद युक्तम नाना विभूति भी, विलास माने सुख समृद्धि इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए, और नाना विभूति भी, नाना प्रकार की समृद्धि का उल्लेख होना चाहिए, और सुख दुख समुद्भूति, सुख और दुख का भी उल्लेख होना चाहिए। नाना रस निरंतरम, और नाना रस माने अनेक रसों का उल्लेख होना चाहिए। सुख दुख के साथ साथ नाना रस निरंतरम, नाना माने अनेक प्रकार के रसों का भी उल्लेख होना चाहिए। और फिर बोले पंचादिकादश परास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः, परिकीर्तिता प्रसिद्ध है। कितने? बोले 5 है ना, पंचादिकाः 10, पंच माने 5 आदि, अर्थात 5 से कम नहीं होना चाहिए, और 10 पराह, और 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब नाटक में जो है वो 5 से 10 अंक होने चाहिए। तो पंचादिकादश परास्तत्रांकाः है ना, परिकीर्तिताः। बोले पंचादिकाः 5 आदि, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10, माने 5 से 10 अंक होने चाहिए। और फिर बोले प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान, दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। इसका नायक कैसा होना चाहिए, ये बात आई। बोले प्रख्यात वंश, प्रख्यात वंश का, किसी प्रसिद्ध वंश का राजर्षि, राजा होना चाहिए। और बोले नायक कैसा? बोले प्रतापी होना चाहिए, धीरोदात्त हो और गुणवान हो, दिव्य, और बोले दिव्य हो या फिर दिव्या दिव्य, दिव्य और अदिव्य दोनों में से कोई एक हो, ऐसा ही व्यक्ति क्या होता है वहाँ पे नायक होता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, धीरोदात्त शब्द आया है, तो नाटक का नायक कैसा होना चाहिए? तो धीरोदात्त कोटि का नायक होना चाहिए। नायक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पहला जो होता है वो धीरोदात्त नायक है, फिर उसके बाद धीर ललित नायक है, फिर धीर प्रशांत नायक है, और फिर धीरोधत्त नायक है। तो नायक की कुल 4 कोटियाँ हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से नायक 4 प्रकार के, और अब उनके भेद की बात करेंगे तो 48 प्रकार के होते हैं। अभी मैं नायक पर चर्चा करूंगा तुरंत इसके बाद। तो पहले आप उसको समझें कि नायक जो है माने नाटक का नायक कौन सा होता है, तो धीरोदात्त। समझ में आया? धीर ललित, धीरोधत्त, धीर प्रशांत ऐसा नहीं होता है, बल्कि नाटक का जो नायक होगा वो धीरोदात्त होगा। हम नहीं कह रहे, विश्वनाथ जी कह रहे हैं। आप समझ में आया? शास्त्रीय ग्रंथ जो है, जो लाक्षणिक ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख है कि प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान, दिव्योत दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। बोले गुणवान हो, प्रतापवान हो, राजर्षि हो, प्रख्यात वंश का राजर्षि हो, दिव्य हो अथवा दिव्यादिव्य में से कोई एक हो, है ना, या फिर दिव्यादिव्य ही हो, और किस कोटि का हो? तो धीरोदात्त कोटि का ही नायक जो है मतलब मेरे अनुसार होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये दिव्य और अदिव्य का, इसको जरा बताइए। क्योंकि प्रख्यात वंश तो आप समझ गए, प्रसिद्ध वंश का होना चाहिए, राजा प्रख्यात वंशी राजा होना चाहिए। ठीक है। प्रतापी हो, गुणवान हो, धीरोदात्त हो, वही नायक है। अब यहाँ पर दिव्य और दिव्यादिव्य क्या है? तो दिव्य माने होता है जो दैवीय हो, और दिव्यादिव्य माने जिसमें कुछ दैवी भी हो और कुछ अदैवी चीजें प्रकट होती हो। तो जैसे दिव्य में कौन आएगा? श्री कृष्ण जी आएंगे, और दिव्यादिव्य में कौन आएंगे? तो राम जी आएंगे।
दिव्य का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी क्या है, जब उनको पूतना जो है ना, उनका प्राण लेने आती है तो उसके स्तनपान इस तरह से करते हैं तो खुद ही अपना प्राण दे देती है। तो बचपन से लेकर के शक्टासुर को मारना हुआ तो वहाँ भी उन्होंने अपने दैवी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो वो तो बचपन से ही प्रकट कर दिए कि मैं देवता है ना, मुझ में दैवत्व है, मैं देवता हूँ, मैं देव हूँ। और परंतु राम ने क्या है कि राम ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। सीता का हरण होता है, वो एक परंपरा बस एक सिस्टम से एक मानवीय मर्यादा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, है ना। उनको खोज रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नयनी। मानवोचित है ना, मानव की भांति जो उचित कार्य है उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। लंका में पुल बना रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कहीं पर उन्होंने अपनी दैवी शक्तियों को प्रकट नहीं होने दिया। बात समझ में आया। तो इस तरह से हुए क्या है, वो दिव्यादिव्य दोनों में आ जाएंगे। बात आप समझ में आई। तो कहीं वो दिव्य भी है तो कहीं कहीं क्या है, कहीं सामान्य नायक है। परंतु जो श्री कृष्ण है वो दिव्य नायक की श्रेणी में आएंगे और राम जो है वो दिव्यादिव्य है। तो बोले दिव्या दिव्य अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। बोले दिव्य दिव्य हो या अदिव्य हो, इनमें से है ना कोई एक होना चाहिए। ऐसा गुणवान जो है वही क्या होता है, नायक होता है। एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। बोले एक एव भवेद अंगी, एक एव माने एक ही जो है अंगी रस होना चाहिए। बोले 9 रस होते हैं, 9 रस रुचिरा आपने पढ़ा है। तो बोले क्या एक एव भवेद अंगी, नाटक में कोई एक ही अंगी रस होना चाहिए। अंगी माने प्रधान रस होना चाहिए। श्रृंगार वीर एव, चाहे वो श्रृंगार प्रधान नाटक होगा या फिर वीर प्रधान नाटक होगा। तो नाटक मुख्य रूप से 2 रस प्रधान होते हैं, या तो श्रृंगार रस प्रधान होगा या तो फिर वीर रस प्रधान होगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि नाटक में मुख्य रूप से है ना, नाटक में मुख्य रूप से कितने प्रधान रस पाए जाते हैं, तो 2। कौन कौन से, एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। समझ में आ गया, श्रृंगार और वीर, यही 2 जो है नाटक में मुख्य रस होते हैं। ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। बात समझ में आया। इस पर चर्चा चलेगी। अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतः। अंगम, अंग माने सहायक होंगे, अन्य रसा अन्य रस जितने भी होंगे, माने इनको छोड़ करके अन्य 7 रस जो हैं वो इनके सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। और कार्यो निर्वहणे अद्भुत, और नाटक का अंतिम कार्य जो होना चाहिए वह जो है निर्वहण संधि में और अद्भुत रस में उल्लेखित होना चाहिए। नाटक का जो अंतिम है ना अंक होगा उसमें जो भी कार्य होंगे वे निर्वहणे माने निर्वहण संधि में, मुख प्रतिमुख गर्भ और विमर्श और निर्वहण, तो जो निर्वहण संधि होगी और अद्भुत रस में होना चाहिए। ठीक है। चत्वारः पंचवा मुख्याः कार्य व्यापृत पुरुषाः। बोले नाटक में मुख्य रूप से कितने पात्र होते हैं, है ना, कितने मुख्य रूप से पुरुष कार्य करते हैं। बोले चत्वारः पंचवा, 4 अथवा 5। तो नाटक में मुख्य रूप से 4 अथवा 5 पात्र जो है ये मुख्य होते हैं। यही 4-5 पुरुष मुख्य पात्र में होते हैं। और फिर ध्यान दीजिए, फिर बोले गौपुच्छाग्र समाग्रंतु बंधनम तस्य कीर्तितम। गौपुच्छाग्र समाग्रंतु बंधनम तस्य कीर्तितम। नाटक की जो कथावस्तु होगी वो गौपुच्छाग्र, गाय के पूंछ की भांति होगी। जैसे गाय की जो पूंछ होती है आरोह फिर अवरोह, उसी तरह से नाटक की कथा वस्तु आरोह अवरोह आरोह अवरोह के क्रम से होनी चाहिए। इस तरह से ये सारी की सारी बातें जिसमें होगी उसे हम क्या कहेंगे, नाटक कहेंगे। बात समझ में आया। तो नाटक जो होता है ये रूपक का पहला भेद है, उसके बाद उसका भेद प्रकरण। ठीक है। तो प्रकरण की बात नहीं, या नाटक की बात है, तो ये नाटक का लक्षण है। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि नाटक का लक्षण देकर के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। बात समझ में आया। तो ये नाटक का लक्षण है, इसको आपको याद कर लेना और अच्छे से इसको मैंने समझा दिया, आप भी समझ लिए होंगे। तो नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्तम च संधि समन्वितम विलासदर ध्यान गुणवदयुक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूतिः नाना रस निरंतरम। पंचादिगाः 10 परास्त्रांकाः परिकीर्तिताः प्रख्यातवंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान् नायको मतः। एके भवेदङ्गी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः। चत्वारः पंच वा मुख्याः कार्यव्यापृत पुरुषाः गोपुच्छाग्रं समाग्रंतु बंधनं तस्य कीर्तितम्। ये इसका सम्यक वचन है। तो आप एक एक बात में इसको समझ गए होंगे। ठीक है। अब मैं नाटक की उत्पत्ति विषयक मत पर विचार करूंगा कि भारतीय एवं संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो अब मैं उस पर प्रकाश डालता हूँ। ठीक है।
प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में जो भी विचार विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं उन पर मैं आपको है ना थोड़ी सी चर्चा चलाता हूँ। आपके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो नाटकोत्पत्ति विषयक मत है, ऐसे कर लें, जो नाटकोत्पत्ति विषयक मत है इसके संबंध में हमें कुल मिलाकर के दो मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुल दो मत प्राप्त होते हैं। पहला मत जो है वो भारतीय मत है, ठीक है, या भारतीय विद्वानों का मत है। और दूसरा जो है वह पाश्चात्य विद्वानों का मत है। अब पाश्चात्य विद्वानों का जो मत है इसमें मैक्स मूलर, हर्टेल, हांस श्रोएडर, डॉक्टर पिसेल, वेबर, विंडिस इत्यादि विचारक इसमें आते हैं। ठीक है, अब जो भारतीय विद्वान है इनमें इनकी जो मान्यता है, तो भारतीय विद्वानों की यह मान्यता है कि वेद जो है वो सार्ववर्णिक नहीं था। सार्ववर्णिक का मतलब होता है कि जो सभी वर्णों के लिए बना हो। तो मुख्य रूप से आप जान ही रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण विद्यमान थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो नाटक था वो सार्ववर्णिक था, परंतु जो वेद है वो त्रैवर्णिक था। त्रैवर्णिक मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अध्ययन मात्र और उनके मनोरंजन मात्र ही था। तो ऐसे वेद और वेद से संबंधित ग्रंथों में शूद्रों का अधिकार था ही नहीं। तब उन्हें मनोरंजन कैसे प्राप्त हो, उनको लोक शास्त्र की शिक्षा कैसे प्राप्त हो, उन्हें व्यवहार की शिक्षा कैसे मिले, इन समस्त बातों पर विचार करके देवता लोग और ऋषि लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसा उल्लेख आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, क्योंकि नाट्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक अगर कोई है, प्रथम ग्रंथ कुछ है तो वह नाट्यशास्त्र है। नाट्य से संबंधित, नाटक से संबंधित पहली प्रमाणिक पुस्तक जो है वो 2री शताब्दी ईस्वी की आचार्य भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र है, जिसमें कुल 36 अध्याय और 6000 श्लोक है। ठीक है, तो उसी में नाटक की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने ऐसा लिखा कि नाटक को सार्ववर्णिक, नाटक जो है वो सार्ववर्णिक है। इसका सार्ववर्णिक होने के पीछे की कथा यह है क्योंकि वेद जो है वो त्रैवर्णिक था, 3 वर्णों के लिए अपेक्षित था, तो इससे सारे वर्ग में से शूद्र जो था वो वंचित हो जाता था। तो उसे लोक शास्त्र, काव्य इत्यादि की शिक्षा कैसे मिले, उसे मनोरंजन कैसे प्राप्त हो, इसके लिए ऋषि और देवता ये सब के सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किए कि हमें एक कोई मनोरंजन के लिए ऐसी वस्तु प्रदान करिए जो सारे वर्गों के लिए समान रूप से लाभकारी हो। अब समझ में आया? तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि इनको चारों वेदों से कुछ कुछ अंश निकाल करके एक पंचम वेद अर्थात नाट्यवेद की है ना रचना करके नाट्यवेद की रचना के लिए आचार्य भरत मुनि को आदेश दिया। और आचार्य भरत मुनि ने पंचम वेद अर्थात नाटक को पंचम वेद कहा गया, उसकी रचना की। और उसके विषय में एक बड़ी अच्छी कारिका प्राप्त होती है कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा, क्या जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतिमेव च, सामभ्यो गीतिमेव च, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतिमेव च, यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणाद। ये आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ऐसा प्राप्त हुआ कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतिमेव च, यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणाद। मतलब भारतीय नाटकों की जो, संस्कृत नाटकों की जो उत्पत्ति है वो वेदों से हुई, ऐसा भारतीय मत का मानना है। क्यों?
क्योंकि नाट्यशास्त्र में उल्लेख आया कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा। देखिए पहली चीज क्या होती है नाटक में, पाठ्य, जिसको हम संवाद या कथोपकथन कहते हैं, ठीक है। तो जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा, तो जो पाठ्य है जिसको हम संवाद या कथोपकथन कहते हैं, एक प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, संवाद या कथावस्तु, ये कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से, ठीक है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि सामभ्यो गीतमेव च, फिर गीत संगीत की जो बात आई वो किस वेद से ली गई, तो सामभ्यो, सामवेद से। फिर यजुर्वेदात अभिनयान, तो फिर यजुर्वेदात अभिनयान अर्थात अभिनय जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो यजुर्वेद से लिया गया। और फिर बोले रसान अथर्वणाद, और रस तत्व को कहाँ से लिए, तो अथर्ववेद से। इसका मतलब मुख्य रूप से नाटक में चार चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो पाठ्य है, दूसरी वस्तु जो है वो गीति है, और तीसरी वस्तु जो है वो अभिनय है, और चौथी वस्तु जो है वो रस है। इसका मतलब हुआ कि नाटक में मुख्य रूप से चार तत्व होते हैं, संवाद, संगीत, अभिनय और रस। ये चारों वेदों से लिए गए और इन चारों वेदों से लेकर के पंचम वेद अर्थात नाट्यवेद की रचना की आचार्य भरत मुनि ने और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि भारतीय विद्वान जो है ये इस मत से बिल्कुल संतुष्ट है। उनका मानना है कि नाटकों की उत्पत्ति जो है वो वेदों से हुई है, ठीक है। और आपसे अगर कहीं पूछ लेगा कि संवाद या कथा वस्तु को, है ना, नाटक का जो तत्व किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से। नाटक में जो गीत नाम का तत्व है, जो संगीत है, वो कहाँ से लिया गया, तो सामवेद से। और नाटक में अभिनय कहाँ से लिया गया, तो यजुर्वेद से। और रस कहाँ से लिए गए, तो अथर्ववेद से। इस तरह से भारतीय विद्वान जो हैं वे इस मत को मानते हैं। बात समझ में आई। तो आप अब इसी मत में ही मैं आपको बताऊं, तो इसी वेदोत्पत्ति मूलक जो विचार है, ठीक है, जो वेद मूलक विचार है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति वेदों से हुई, इसी मत को कुछ प्राचीन कुछ पाश्चात्य विद्वान में जो मानते हैं, जैसे क्या है मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर जो है वह इस मत को बिल्कुल मानता है। इसी तरह से फ्रांस सोएडर, क्या नाम है उनका, फ्रांस सोएडर या सोएडर, ये भी मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर्टेल एक विद्वान है, ठीक है, जिन्होंने पंचतत्व का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था विदेशी भाषा में, डॉक्टर हर्टेल। तो मैक्सी, है ना, फान हर्ट, एक छोटा सा सूत्र मेरा था, मैक्सी फान हर्ट माने मैक्स मूलर, फ्रांस सोएडर और हर्टेल, ये पाश्चात्य विद्वान जो है ये भी भारतीय नाटकों को वेदों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। बात आप समझ में आई। अब मैं पाश्चात्य विद्वानों पर चर्चा चलाता हूँ। तो पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले नाम जो आता है वो प्रोफेसर पिसेल का आता है। किसका आता है, प्रोफेसर पिसेल का आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेसर पिसेल है, इनका मानना है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुत्तलिका नृत्य से। किस नृत्य से, तो पुत्तलिका नृत्य से, ठीक है, जिसको हम लोग कठपुतली का नृत्य कहते हैं। क्योंकि भारतीय नाटक में एक शब्द आया है सूत्रधार, तो इन्होंने ये कहा कि पुतलिका जो नृत्य होता है उसमें उसके सूत को पकड़ करके पुतलियों को नचाया जाता है और संभवतः वहीं से जो है नाटक की उत्पत्ति हुई। तो ये पाश्चात्य विद्वान है प्रोफेसर पिसेल, और उनका मानना है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति जो है वो किस नृत्य से हुई, तो पुतलिका नृत्य से हुई। इसी तरह से आगे जो है प्रोफेसर ल्यूडर्स आते हैं, एक विद्वान और है, उनका नाम है प्रोफेसर ल्यूडर्स। क्या नाम है, प्रोफेसर ल्यूडर्स। इनका मानना है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से, इससे हुई छाया नाटकों से, ठीक है, कि छाया चित्रों के माध्यम से जो है, जो कि विदेशी देन है, उसी का अनुकरण करके भारत में नाटकों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से एक और आपको मैं बताऊं, एक और विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर रिजवे, ठीक है, जिनका वीर पूजावाद का सिद्धांत है, ठीक है, श्राद्धवाद या वीर पूजावाद का सिद्धांत। एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर रिजवे, ये पाश्चात्य विचारक है। डॉक्टर रिजवे का मानना है, इनका एक मत है, उसका नाम है वीर पूजावाद। क्या नाम है, वीर पूजावाद या श्राद्धवाद। इनका ये कहना है कि युद्धों में मारे गए जो वीर होते थे उन्हीं के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती थी, और उन्हीं का अनुकरण करके भारत में क्या हुआ, नाटकों की उत्पत्ति हुई। इसी को उन्होंने वीर पूजावाद या श्राद्धवाद का नाम दिया। इसी तरह से आगे जो है वह प्रोफेसर वेबर और विंडीज आते हैं। उन्होंने ये कहा कि यूनानी नाट्य कला जो है उसके प्रभाव से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति हुई। ये तो पाश्चात्य विचारकों का मत रहा, परंतु यदि हम जो है मुख्य रूप से विचार करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि भारतीय नाटक जो है वो मुख्य रूप से जो होते हैं, भारतीय नाटक मुख्य रूप से वेदों से उत्पन्न हुए हैं। और हमें इस तत्व को, है ना, निश्चिंत होकर के अपना लेना चाहिए कि संवाद, संगीत, अभिनय और रस, ये चारों तत्व ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं, और इन्हीं से क्या हुआ,
नाटकों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब अगर नाटकों के बीच की बात अगर हम करें तो सिर्फ हमें इन्हीं वेद से ही नहीं बल्कि हमें जो है पाणिनि के जो है अष्टाध्यायी से, महर्षि पतंजलि के, कात्यायन जी के वार्तिकों से, ठीक है, और इसी तरह ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे पाठ्य संवाद सूक्त हैं, जैसे सोम सूर्या संवाद हुआ, ठीक है, और पूर्वा उर्वशी संवाद हुआ, जो है शर्मा और पण संवाद हुआ, यम यमी संवाद हुआ। इन सारे जो है संवादों से हमें नाटकोत्पत्ति विषयक जो बीज है वो प्राप्त हो जाते हैं, नाटकोत्पत्ति विषयक बीज बिल्कुल मिल जाते हैं। तो हम भारतीय परंपरा जो है वो नाटकों की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई मानती है, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं भारतीय विद्वानों में ही कुछ और आपको लिंक देता हूँ, कुछ ऐसे प्रमाण देता हूँ जिनसे आप यह मानेंगे कि भारत में जो नाटकों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशी प्रभाव से नहीं, वो मूल रूप से भारतीयों की ही है, वो भारतीय संस्कृति से ही जन्म ली, वो ऋग्वेद से ही निकला हुआ है। तो कुछ ऐसे और भी मत प्राप्त होते हैं जो वेदों के अतिरिक्त भी इस बात का प्रमाण है कि वेदों के बाद का जो युग है, रामायण महाभारत काल तक भारत में नाटकों का उदय हो गया। जैसे रामायण में एक जगह है लिखा है, अयोध्या कांड के 67 और 15, नाराज के जनपदे प्रकृष्ट नट नर्तकाः, माने नट और नर्तक शब्द इस बात के प्रमाण है कि रामायण काल में जो है नाटकों का उदय हो गया था। इसी तरह महाभारत में आए तो महाभारत की पंक्ति अनर्तास सर्वे नट नर्तक गायका, गायक नर्तक नट, इन सारे शब्दों का प्रयोग जो कि 2, 15, 13 माने सभा पर्व, दूसरा माने आदि सभा, तो सभा पर्व में यह बात आई है। इससे सिद्ध हो रहा है कि महाभारत काल तक नाटकों का पूर्ण उदय हो गया था। फिर पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में आइए, जो इनका समय 500 है ना ईस्वी और ईसा पूर्व में रखा जाता है कि पाराशर शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्र, इनका तो सूत्र आया कि पाराशर शिलालि है ना, पाराशर शिलालि है ना, भिक्षु नट सूत्र, भिक्षु और नट सूत्र, किस तरह से शिलालि संभवतः कोई आचार्य रहे होंगे जो नाट्याचार्य रहे होंगे, उनका भी यहाँ पर उल्लेख आया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में जो है नाटकों का उदय प्राचीन काल से ही है, वेदों के समय से है, और इसमें कहीं कोई प्राचीन या पाश्चात्य समय या उनके विचारकों के द्वारा जो मत दिया जाता है कि यूनानी नाट्य प्रभाव या जो है पाश्चात्य प्रभाव की देन है नाटक, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के अतिरिक्त एक नाटक का भी निर्माण किया जिसका नाम है जामवंती जय या पाताल विजय। इसी तरह से जो है यदि हम देखें तो महाभाष्यकार पतंजलि ने भी 2 नाटकों का उल्लेख किया, बलिबंध और कंसबंध। इस तरह से अगर हम देखें तो एक लंबी जो श्रृंखला है वह हमें प्राप्त होती है कि भारत में जो नाटकों की उत्पत्ति है वो यही की देन है। वो आर्यों की अपनी निजी संस्कृति है, उसमें पाश्चात्य संस्कृति का कहीं पर कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो यदि आप समझ रहे होंगे उत्पत्ति विषयक मत तो बहुत ही अच्छी बात। तो मेरे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।